नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश का विकास उसकी शैक्षिक संस्थानों पर निर्भर करती है। आगे चलकर उस देश को संभालते हैं, नियम कानून बनाते हैं। इसी तरह भारत में 70 से ज़्यादा बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम मिल चुके हैं, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इसमें से 12वीं शताब्दी को बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया था। ऐसा ही अभी तक हमें बताया गया है। उसने क्यों जलाया था, इस पर सभी इतिहासकार मौन हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बख्तियार खिलजी तुर्की था तो अफगानिस्तान से होते हुए खैबर दर्रे को पार करके पंजाब से गुजरात, दिल्ली तक पहुंचा, फिर उत्तर प्रदेश होते हुए नालंदा पहुंचा, जहां ब्राह्मण वंश, सैन्य वंश का राज्य हुआ करता था। ऐसे में एक तुर्क इनके शासन क्षेत्र नालंदा में आता है और उसे जलाकर चला जाता है। यह बात बिल्कुल भी नहीं पचती। जबकि भारत में कोई लुटेरे आते थे तो वे मंदिर को इसलिए तोड़ते थे क्योंकि उसमें से उन्हें सोना लूट कर ले जाना होता था। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है कि नालंदा में सोना होता था जिसे वो लुटेरे लूट कर ले जाता। सिर्फ यह बताया जाता है कि उसने नालंदा को जला दिया। अब क्यों जला दिया, हम वीडियो के अंतिम में देखेंगे। अभी कुछ ऐतिहासिक प्रमाण व साक्ष्य देख लेते हैं ताकि निष्कर्षों को हम जस्टिफाई कर सकें। जरा इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति को देखकर लोगों का सोचना है कि यह तो हिंदुओं के देवी देवता हैं। जरा ध्यान से देखिए। इस मूर्ति के ऊपर एक छोटी सी मूर्ति भी बनी है जो बुद्ध की मूर्ति है। और यह जो आप मूर्ति देख रहे हैं, यह अवलोकितेश्वर त्रिलोकीनाथ बुद्ध का मंदिर है। अर्थात हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित 37 किलोमीटर पर त्रिलोकीनाथ एक गांव था। इसका पहले नाम तुंदा था। वहां अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां आज भी विराजमान है, जिसको 10वीं शताब्दी को वहां के स्थानीय शासक दीवानजा राणा ने एक मंदिर का रूप देते हुए स्थापित किया था। अब सोचिए, अगर इनके ऊपर से बुद्ध की मूर्ति हटा ली जाए तो ये हिंदुओं के देवी देवता लगने लगेंगे। अच्छा चलो और आगे आपको दिखाते हैं। अब जरा इस मूर्ति को देखिए। यह तो मूर्ति नालंदा का जो खंडर है उसके संग्रहालय में यह मूर्ति है। उसके 4 हाथ आपको दिख रहे होंगे। इस मूर्ति को लोग यह कह सकते हैं कि यह हिंदुओं के देवी देवता हैं, लेकिन मैं यह कह सकती हूँ कि आप इसके बॉटम में देखें, वहाँ अवलोकितेश्वर दिया हुआ है जो 10वीं सदी का है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुद्ध के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं। अब कुछ और प्रमाण दिखाती हूँ। जरा इन मूर्तियों को देखें। इसमें बीच में शाक्य मुनि बुद्धा है, लेफ्ट में अवलोकितेश्वर और राइट साइड में गुरु पद्मा संभावा है। इसमें लेफ्ट साइड की मूर्ति अवलोकितेश्वर को देखें तो इसके पीछे सर पे 3 और मूर्तियां हैं। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसके बहुत सारे हाथ बने हुए हैं। ऐसी ही मूर्तियां हिंदुओं में भी पाई जाती हैं। अब जरा यह सोचिए, यह 10वीं सदी की मूर्तियां हैं। उस समय ब्राह्मण धर्म की एक भी सिंगल मूर्ति नहीं मिली, ना किसी ब्रह्मा का, ना महेश का, ना विष्णु का, ना किसी भी देवी देवता का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियों को क्यों दिखा रही हूँ, तो एक और मूर्ति को देख लीजिए। अब इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। इस मूर्ति को देखकर आप कह सकते हैं कि यह तो बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन आप इसके बैकग्राउंड पे देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है श्री तेलिए भंडार भैरव बाबा, बड़ा गांव नालंदा। यह नालंदा कैंपस का ही है। आप यहाँ से सीधे सीधे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो दिख रहा है उसका ठीक उल्टा बताया जा रहा है। और यह लोग कौन हैं जो मंदिर खोलकर गुरु घंटाल बनकर बैठे हैं।
अब जरा सोचिए, इस यूनिवर्सिटीज को 19वीं सदी में अलेक्जेंडर का निगम ने खोजा था, और ये गुरु घंटाल तब कहाँ थे? जो लोग हजारों और लाखों साल पुराना अपना धर्म ग्रंथ बताते हैं, तो वे तब से इसे ढोते हुए आए हैं। लोगों को इस ज्ञान विज्ञान का पता न था, और जब इसे एक अंग्रेज ने खोज निकाला, तो तब वहाँ एक बुद्ध की मूर्ति बैठाकर उसे भैरव बाबा बता रहे हैं। जरा सोचिए, यह षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? आपको इतिहास का पता कैसे चलेगा? इतिहास होता क्या है? यहाँ पर मुझे अंबेडकर जी का एक कोट याद आता है। उन्होंने कहा था कि जिस कौम को अपना इतिहास नहीं पता, तो वह कभी इतिहास नहीं रह सकता। तो फिर इतिहास का पता चले कैसे? क्या सत्य है, क्या गलत है? जो आपको इतिहास बताने बैठे हैं, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इतिहास होता क्या है। दरअसल इतिहास को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले में वह मान्यतावादी लोग आते हैं। यह वे लोग हैं जो धार्मिक कथा कहानी फर्जी बनाकर अपनी दुकान चलाते हैं। वे बिना सिर पैर वाली कथा कहानियों को इतिहास बताते हैं। दूसरे केस में इतिहास के पाठ्यक्रम की पुस्तकें आती हैं, जो सरकार द्वारा संचालित होती हैं और जो राजनीति की शिकार हो जाती हैं। जो सरकार आती है वैसा ही इतिहास पढ़वाने लगती हैं। तीसरी कैटेगरी में पुरातत्व इतिहास आता है, जिसमें लिखा जाता है जो उत्खनन के दौरान जो भी प्रमाण मिलते हैं, यह समकालीन जो नोट्स मिलते हैं, उन दोनों का मिलान करके वेरिफिकेशन कर जो इतिहास बनता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है, और यही पिछले दोनों की तुलना में प्रमाणित होता है। अब आपको तय करना होगा कि आप प्रमाणित इतिहास पढ़ना चाहते हैं या इन गुरु घंटालों की कथा कहानियों को इतिहास समझकर वास्तविक इतिहास से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे ही पुरातात्विक इतिहासकार राजू पटेल जी की एक किताब आई है, वैदिक युग का घालमेल। यह बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। यह आप लोगों को पढ़ना चाहिए। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगिरी से 11.5 किलोमीटर उत्तर एक गांव है, वहीं पे यह स्थित है। 19वीं सदी में अलेक्जेंडर का निगम ने इस विश्वविद्यालय की खोज की थी। 10,000 छात्रों को पढ़ने के लिए 2,000 शिक्षक थे। कई सारे विदेशी छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, जिसमें से हेन सोंग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ पढ़ाई की थी, और उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। हेन सोंग लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे, इसलिए नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम प्रमुख द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत से ही नहीं, कोरिया, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इसी कारण बौद्ध भारत से निकलकर पूरे विश्व में छा गया। यही कारण है कि बाकी से ये दर्शन यहीं सिकुड़ कर रह गए। बाकी किसी धर्म, रिलीजन, मजहब ने रिसर्च को प्रोत्साहन नहीं दिया, जबकि बौद्ध मार्ग ही ऐसा देखने में मिला कि इतने सारे विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय पाए गए हैं। इसका यही मतलब था कि इसमें स्वविवेक को इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी गई थी। यह विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय था। इतने ही सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना यह विद्यालय स्थापित कला का अद्भुत नमूना था।
इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की एक कतार थी। इसके सामने भव्य स्तूप व विहार थे। सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई थीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बुद्ध के लिए भगवान का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हिंदुओं के जो भगवान हैं, इसका मतलब यह नहीं है। पाली में भगवान का मतलब जो अपने अंदर के विकारों को मार दे, यानी इंसान के उच्चतम अवस्था को भगवान कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में 7 बड़े कक्ष और 300 कमरे थे, जहाँ पर व्याख्यान हुआ करते थे। कमरों में सोने के लिए पत्थर की चौकी बनी होती थी। दीपक रखने के लिए आले बने होते थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना होता था। 8 विशाल भवन, 10 विहार, प्रत्येक विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। इतने बड़े ज्ञान के भंडार को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। यह अपने आप में एक प्रश्न बन के रह गया और इस प्रश्न के उत्तर देने में अनेक इतिहासकार मौन धारण कर लिया। ऐसा नहीं कि इन इतिहासकारों को इसकी सच्चाई नहीं पता है, जरूर पता रही होगी, लेकिन शायद इसलिए बताने से डरते रहे कि इनके पूर्वजों के षड्यंत्रों की कहीं पोल ना खुल जाए। इसी किताब में आगे लिखते हैं कि बौद्ध भिक्षु शांत प्रिय हुआ करते थे। ऐसे में उनके विद्यालयों और किताबों को चलाने के में बख्तियार खिलजी को कोई फायदा नहीं था। फिर भी उसने जला डाला। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? और उस कारण के लिए उस समय जो राजनीतिक भूमिका थी, जो राजाओं की, उसके बारे में नहीं बताते हैं। यह बताते हैं कि आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी, जो बौद्धिस्ट थे। उनके तुरंत बाद इसकी सत्ता सेन वंश, जो कि ब्राह्मण वंश था, उसके पाल वंश को पराजित करते हुए अपने कब्जे में ले लिया। वही ब्राह्मण सेन वंश था जिसने ब्राह्मणी मान्यता अनुसार सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए और सब भी बौद्ध मठ थे, उसका ब्राह्मणीकरण किया था। आप लोग खुद सोचे, नालंदा का शासक लक्ष्मण सेन, जो सैन वंश का था, उसने बख्तियार खिलजी का विरोध क्यों नहीं किया, जबकि महाविहार 6 महीने तक जलता रहा। बौद्ध भिक्षु मार दिए गए। स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी नहीं किया गया। न ही ऐसा कोई प्रमाण मिलता है कि वहाँ के आचार प्रचार थे, उनको कोई नहीं बचाने का प्रयास किया हो। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि बख्तियार खिलजी को कोई फायदा नहीं था। फायदा यहाँ ब्राह्मण
चढ़ाने जाने लगे। नालंदा विश्वविद्यालय से पहले वह बुद्ध थे, लेकिन आज की डेट में वह तरह तरह के देवी देवता हैं। पाखंड धर्मों का लगती है या चौराहे पर लगती है, उनके ऊपर कोई मंदिर और चढ़ावा चढ़ाने लगे, धंधा शुरू कर दें और इनके नाम पर एक धर्म चला दिया। वही बुद्ध के साथ हुआ। बुद्ध धर्म बना दिए और जिन लोगों ने धर्म का विरोध किया, फिर बुद्ध को सिंदूर टीका लगाकर दुर्गा काली बना दिया गया। शुरू हो गया एक नया धंधा। यह है भारत का एक एक्चुअल इतिहास। आप समझ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाने के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रहा होगा। कैसे एक मार्ग को धर्म में बदल दिया गया। सच्चाई को दबाने के लिए कैसी फालतू किताबें लिखी गईं। एक खास बात नालंदा विश्वविद्यालय की यह रही, जो प्रमाण मिले हैं उनमें से संस्कृत ना कोई धार्मिक ग्रंथ मिलता भी कहाँ, क्योंकि ये सारे कथा कहानियाँ और देवी देवता इस विश्वविद्यालय को नष्ट होने के बाद बने हैं। पाली के प्रमाण मिले हैं, वहाँ पर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमाण मिले हैं, लेकिन संस्कृत का एक सिंगल प्रमाण नहीं मिला। तो यह पूरे के पूरे ढकोसले 10वीं 12वीं के हैं, जबकि इनकी शुरुआत 8वीं सदी से ही अंकुरित होने लगी थी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए, यह जो ब्राह्मण धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और भी जितने मंत्र पद बने हैं, बुद्ध को ही तोड़ मरोड़ के बनाए गए हैं। इस वैदिक युग के घालमेल को जरूर पढ़ें। अगर आप पुरातात्विक इतिहास को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये धर्म के धंधेबाज आपको कथा कहानी व्हाट्सएप विकिपीडिया के थ्रू आपको पढ़ा ही रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नालंदा विश्वविद्यालय जलाने में कुछ गद्दारों का हाथ रहा था और बख्तियार खिलजी तो एक कठपुतली था। उसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ जो वास्तविक समय संस्कृति थी, वहाँ पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसका खामियाजा पूरे देश को हजारों सालों की गुलामी के रूप में देखने को मिला। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।